हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सो गाइस, हम सबको पता है कि हम यूपीएससी ईपीएफओ की फ्री रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं फॉलो, और जिसमें हमने सोशल सिक्योरिटी के जो बेसिक्स है वो कवर कर लिए। कल हमने मिनिमम वेजेस एक्ट को डिस्कस किया, आज हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि मैम जब न्यू लेबर कोड्स आ गए हैं तो उसके अलावा हमें ये लेजिस्लेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो गाइज एक चीज़ देखिए आप कि जब ये हमारा सिलेबस आया था, मतलब 2020 में जब हमारी नोटिफिकेशन आई थी, उससे पहले 2019 के भी लेबर कोड्स आ चुके थे, बट फिर भी सिलेबस में जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर ये 8 से 10 लॉज डाली गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कुछ सोच के ही वो सिलेबस में ये चीज़ें डाली होंगी। तो अगर ये सिलेबस में मेंशन है तो चाहे कितने भी लेबर कोड न्यू आ जाए उनको भी ख़त्म कर दिया जाए, आपको ये लेजिस्लेशन पढ़नी ही पढ़नी है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। तो आज हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो की। कल जो हमने मिनिमम वेजेस एक्ट को पढ़ा था और आज जो हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर बेसिकली जो बात की जा रही थी बार बार, वो ये की जा रही थी कि कितनी कम से कम जो तनख्वाह है या फिर जो वेजेस है वो किसी वर्कर को मिलनी चाहिए इतने घंटे काम के लिए। अगर वो नहीं मिलती है तो क्या प्रोविजंस होंगे, किस टाइम आप ओवर टाइम देंगे, कब उसको डिडक्ट करेंगे। तो जो पूरा एरिया घूम रहा था, जो टॉपिक घूम रहा था पूरा का पूरा, वो घूम रहा था एक मिनिमम वेज के ऊपर। पर यहाँ पे जो टॉपिक घूमेगा वो घूमेगा कि जो वेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, उसको देखा कैसे जाएगा कि किस तरीके से वो जो वेजेस है वो पे हो रही है, मतलब कि मेथड क्या है उस पेमेंट ऑफ वेजेस का, किस क्लास ऑफ पर्सन के लिए हो रही है, उसी के साथ कितने टाइम पीरियड के लिए हो रही है और कैसी फॉर्म में हो रही है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी वेजेस एक्ट 1936 के अंदर। तो इतना बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली पास की गई थी टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। तो एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट हमने डिस्कस की थी, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था फॉर स्वेटेड वर्कर्स, मतलब कि जो मजदूरी करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली वहाँ पे किया गया था ये मिनिमम वेजेस एक्ट का। बट यहाँ पे सिर्फ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल को लिया गया है, पर्सनस को लिया गया है, हर किसी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है वेजेस एक्ट 1936 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस हो रही है वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में हो रही है। पर्टिकुलर फॉर्म का क्या मतलब हो गया आपका, चेक हो गया, क्रेडिट हो गया, लोन्स की फॉर्म में भी कई बार हेल्प कर दी जाती है, काइंड जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आपको कंसेशंस दे दिए जाते हैं किसी तरीके से, कैश की फॉर्म में की जा रही है, कैश में आपको कोइन फॉर्म में की जा रही है, रुपी फॉर्म में की जा रही है। तो ये सारे जो हैं पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया। कितने रेगुलर इंटरवल के बाद दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको हर मंथ सैलरी मिलती है और वो वहाँ पे आपको 6 मंथ्स के बाद दे रहे हैं। तो ये रेगुलेशन करना कि आपको वेजेस जो है वो सही टाइम पे सही अमाउंट में और सही वे में मिले, वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जो बात आती है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक्ट है ये कौन कौन से एरिया के अंदर एप्लीकेबल होती है। तो होल ऑफ इंडिया के अंदर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होती है। एक लॉ बनी थी, एक्ट बनी थी, दैट इज सेंट्रल लेबर लॉ एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1970 के अंदर। उसके अंदर इस एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली पेमेंट ऑफ वेजेस के रेगुलेशन के लिए फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, ये वाला पॉइंट जो है आप याद रखिएगा, सर्टेन क्लास के लिए है, सबके लिए नहीं है ये। तो सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इसको रेगुलेट किया जाता है वेजेस को। और यहाँ पे बेसिकली जो रेगुलेशन होती है उसमें क्या क्या देखा जाता है, किस तरीके से वो कंप्लीट की जाती है कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो हो रही है उसकी डेट क्या है, किस तारीख को किसी वर्कर को तनख्वाह मिल रही है। उसके अलावा जो वेजेस प्रोवाइड की जा रही है उसमें से डिडक्शन क्या हो रहा है। वो जो डिडक्शन है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जिसको अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो फाइन की फॉर्म में भी हो सकता है और कोई और इशू की वजह से भी डिडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिक रेगुलेशन के अगर बिल्कुल बेसिक आपके पेपर में आ जाता है तो आप यही करेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डेट पता होना चाहिए और ऊपर से डिडक्शन जो वेजेस की हो रही है उसके रेगुलेशन के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है
ये इंश्योर करना भी अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम आ जाता है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस हो रही है किसी पर्सन के एक्ट में वो उसको मिले, उसको जो है मतलब कि किसी अननेसेसरी थिंग के लिए डिडक्शन ना हो या फिर टाइमली डिले ना हो। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट के ऊपर देखते हैं तो कोई भी पर्सन जो है फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड है तो उसके ऊपर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो अप्लाई होगी। वहीं पे अगर कोई पर्सन, क्योंकि हमने क्या देखा था कि सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, ठीक है, तो ये सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हैं जो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं। फैक्ट्री की डेफिनेशन अभी हम आगे देखेंगे। जो पर्सन रेलवे के अंदर या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, डायरेक्टली है या फिर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प से है, वो जो है वेजेस एक्ट के अंदर कवर होंगे। वहीं पे कोई पर्सन जो है वो इंडस्ट्रियल या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, यहाँ पे कुछ सब क्लोजेस दे रखे हैं, वो सब क्लोजेस जस्ट मैंने मेंशन कर दें क्योंकि कुछ फिर डाउट लेके आते हैं कि मैम कौन से हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ का, तो आपको ये वाले जो सेक्शन 2 के सब क्लोजेस है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये वजह इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो पर्सन काम कर रहा है उसके ऊपर भी वेजेस एक्ट लगती है। और वहीं पर क्या होता है कि ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट तो हमने देख ली, उसके अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि ऑफिशियल गैजेट में 3 महीने पहले एक नोटिस देती है और ये कहती है कि जैसे जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है, इसको रियल नहीं मानना। जैसे ये था कि रेलवे के अंदर और फैक्ट्री के अंदर जो वर्क करते थे उनके ऊपर तो वेजेस एक्ट करी जा रही थी, चलो ऐसा करते हैं कुछ टाइम के लिए जो फूड इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी इस एक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर उनको ऐसा प्रोविजन कुछ करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेंगे, 3 महीने पहले ऑफिशियल गैजेट जो होगा उसके अंदर नोटिस डालेंगे और उसके बाद ही वो उस एक्सटेंशन को कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं कि आप टिक कराएं अपने ऑप्शंस अगर पेपर में आ जाए तो। डेफिनेशंस देख लेते हैं कि एम्प्लॉयड पर्सन क्या है, एम्प्लॉयर क्या है। देखिए डेफिनेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत जो है हेर फेर बदल है, मतलब कि हर एक्ट के अंदर, इस वजह से डेफिनेशन हमें रिपीटेड मोड में पढ़नी है और आपको याद भी रखनी है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयड पर्सन है वो सेक्शन 2 के फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा है उसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है, मतलब एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीज्ड एम्प्लॉयड पर्सन का, मतलब कि जो एम्प्लॉयड पर्सन है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है उन वेजेस को रिसीव करने के लिए, उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो खुद भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, वो यहाँ पे एम्प्लॉयड पर्सन माना जाएगा। वहीं पे एम्प्लॉयर जो सेक्शन 2 में बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो डिसीज्ड एम्प्लॉयर है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपका जो भी वर्कर है उसने आपके ऊपर कोई क्लेम लगा दिया कि आप जो उन्होंने जो है मेरा अमाउंट डिडक्ट कर दिया, बट आपने रियल में ऐसा नहीं किया था, तो आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर जो आप होंगे वो यहाँ पे एम्प्लॉयर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फैक्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। तो फैक्ट्री जो होता है वो प्रेमिसेस होता है जहाँ पे कि पिछले जाने वाले 12 महीनों में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को कभी ना कभी एम्प्लॉय किया गया हो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्ड मैंने बताया, अगर ये आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है तो वो आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज ऑलवेज रिलेट विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो किसी फैक्ट्री के अंदर, जैसे आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है तो उसको फैक्ट्री ही नहीं माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा कि कंप्यूटर एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो आपकी फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी क्योंकि कंप्यूटर के अंदर से आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स थे पिछले 12 महीनों में तो वो फैक्ट्री कही जाएगी। उसी के अलावा अगर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं वही 12 महीने के अंदर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो कि पावर की हेल्प से हो रही है, तो वो भी जो या फिर ऑर्डिनरी हो रही है तो उसको भी हम किस में माना जाएगा, बेसिकली फैक्ट्री के अंदर ही माना जाएगा। और ये इसके साथ जो है जो माइंस होती हैं या फिर जो मोबाइल यूनिट होती है जैसे आर्म फोर्सेस का हो गया, या फिर रेलवे जो होती है, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ईटिंग प्लेसेस होते हैं, इन सबको फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 10 वर्कर्स या 20 वर्कर्स से ज़्यादा काम करते हैं पर वो इन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको फैक्ट्रीज नहीं माना जाएगा, और जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फैक्ट्रीज मानी जाएंगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडस्ट्रीज और जो अदर एस्टेब्लिशमेंट होती है उससे रिलेटेड मतलब उसकी क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मोटर इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है जो कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसको भी इंडस्ट्री का यहाँ पे
कैटेगरी दी गई है, ठीक है। और उसी के साथ जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, पर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जो कि हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर मिलिट्री नेवल फोर्सेज है, एयर फोर्सेज है, वो इंक्लूड नहीं की जाएंगी। बट जो डॉक वेलफेयर जेटी सर्विसेज है, माइंस क्वेरी, ऑयल फील्ड है, प्लांटेशन है, इनलैंड वेसल या मैकेनिकल प्रोपेल्ड है, ये सारी कैटेगरीज जो है वो इंक्लूड की जाएंगी। बट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जिसमें गवर्नमेंट का पार्ट आ जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट मानी नहीं जाएगी। उसी के साथ कोई ऐसी वर्कशॉप है या फिर एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे कि आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसका जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे अभी आदि महोत्सव चल रहा है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो जो ट्राइबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आके एक वर्कशॉप लगाते हैं और अपने जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ क्या हो गई, वही वाली हो गई कि एक वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे आके उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चर करके दिखाया, कोई नया प्रोडक्ट बना के दिखाया, तो वो जो वर्कशॉप होगी वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही मानी जाएगी। और उसी के साथ जो है ये भी देखा जाएगा कि वो जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और किस तरीके से सेल किया जा रहा है। तो अगर वो सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ जाएगा। वहीं पे अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट या फिर जो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस या कैनाल से रिलेटेड होती है, तो ये जो हो जाएंगे बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो जाएंगे। और उसी के साथ जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जनरेशन, ट्रांसमिशन का काम करते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं, नेविगेशन, इरिगेशन, ये सारी कैटेगरीज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही कवर होंगी। उसी के साथ कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयरिन, तो वो भी जो होगा ऑफिशियल गैजेट में उनको रिलीवेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर नाम बताना होगा कि ये सर्कमस्टांसेस है, इस वजह से इन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए हम न्यू लॉ लेके आ रहे हैं या फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट को सेटअप कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियल गैजेट में उनको लिखना होगा, ठीक है। फिर आते हैं वेजिस के ऊपर कि वेजिस क्या है, जिसके ऊपर सारा बवाल हो रखा है कि वेजिस एक्ट, वेजिस एक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये देखिए कि और रेम्यूनरेशन, जिसमें बेसिकली सभी सैलरी अलाउंसेस और उसके अलावा जो भी आपको मॉनेटरी फॉर्म में दिया जाता है वो आपका वेजिस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रही है रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी अलाउंसेस या अदरवाइज कोई भी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसको हम वेजेस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे किस किस वर्क को करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर वेजेस को प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मान लीजिए कि एक क्या हुआ कि एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, उनके बीच में हो गया इशू, ठीक है। अब जो पर्सन एम्प्लॉयर है उसको एम्प्लॉई को कुछ अमाउंट देना पड़ा और वो अमाउंट किसने डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसाइड किया। तो कोई भी अवार्ड या फिर जो सेटलमेंट है जो कि कोर्ट के थ्रू डिसाइड किया जाता है, एक पर्सन से एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को देने के लिए या फिर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को देने के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, वेजेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो खाली जो एक सैलरी आपको दी जाती है जब आप काम करते हैं, वो वेजेस की एक्ट मतलब के डेफिनेशन के अंदर अकेली नहीं आएगी। जो आपको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, सेटलमेंट क्लेम्स दिया जा रहा है बाय द कोर्ट ऑर्डर, तो वो भी आपका किसके अंदर आ जाएगा, वेजेस के अंदर आ जाएगा। उसी के साथ ऐसा रिम्यूनरेशन जो कि ओवर टाइम वर्क के साथ किया जा रहा है या हॉलीडेज पे दिया जा रहा है, लीव पीरियड पे दिया जा रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा सैलरी आपको दी जा रही है ओवर टाइम की वजह से या हॉलीडे वीक जो है उसकी वजह से, तो वो भी आपकी वेजेस के अंदर इंक्लूड होगी। और उसी के साथ जो है कि जब आपने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया था तो आपको बताया गया कि इतने टाइम बाद आपको बोनस मिलेगा, तो वो जो बोनस है मतलब कि जो एडिशनल रिम्यूनरेशन है वो जो मिलेगा आपको, वो भी वेजेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। उसी के साथ क्या है कि जब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो जॉब है वो टर्मिनेट होती है, तो टर्मिनेट होने के बाद जो है जो भी आपको फंड मिलता है कि आपने इतने टाइम अपना सेव किया था, वो भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको जो मिलेगा वो भी वेजेस की कैटेगरी के अंदर आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो पेमेंट यहाँ पे वेजेस की होगी वो विद और विदाउट डिडक्शन दोनों हो सकते हैं, मतलब कि वो जो अमाउंट होगा आपको वो कट के भी मिल सकता है या विदाउट कटे भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें आगे हम डिस्कस करेंगे उसको, तो आपने कोई ऐसी चीज़ तो साइन नहीं की थी कि जिसमें जैसे आप प्रोविडेंट फंड को ले लीजिए, तो अगर आपने उस पर साइन कर रखा था या फिर कोई इनकम टैक्स आपका डिडक्शन होना है, तो वो डिडक्ट होके ही फिर आपको आपकी वेजेस मिलेगी और उसी को एक स्पेसिफिक आपकी वेज माना जाएगा। उसी के साथ जो है
अगर मान लीजिए कि जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड हुआ है कोई स्कीम के अंदर और उस लॉ के अंदर बेसिकली कोई भी बोनस जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो फिर आपकी वेजेस नहीं मानी जाएगी। तो आप इस टाइम पे जो है अपने जो एम्प्लॉयड होगा उसको, सॉरी एम्प्लॉयर जो होगा उसको जाके ये क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं आप जो है मेरे को सैलरी दीजिए ही दीजिए, क्योंकि आपने पहले से ही किसी फ्रेम्ड स्कीम के अंदर इस जॉब को ज्वाइन किया है। ठीक है, उसी के साथ जो है मान लीजिए कि आप जो है कोई हाउस को अकोमोडेट करते हैं, तो उस हाउस के अकोमोडेशन का जो लगेगा, जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, आपका वहाँ पे घर नहीं है, आपने कोई रेंट पे घर ले लिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके घर का किराया भी दे, जबकि वो खुद नहीं दे देता। मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो खुद ये नहीं कह देता कि नहीं मैं अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको सेपरेटली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेपरेट ले रहे हैं तो उसका जो रेंट भरना होगा वो आपको ही भरना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली किसी भी हाउस अकोमोडेशन के लिए, लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस है, इन सारी चीज़ों के लिए जो है सर्विसेज है, तो इनमें जो वेजेस आपको मिलेंगी वो एक्सक्लूडेड मिलेंगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको आके कह देती है कि ठीक है भाई आप जो है इनको देंगे वेजेस आपके इनके अलाउंस उसके लिए, सॉरी अकोमोडेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, मेडिसिन सप्लाई के लिए, तो ही जो एम्प्लॉयर है वो आपको आपकी सैलरी देगा, वरना नहीं देगा। उसके अलावा जो है जो भी कंट्रीब्यूशन अगर पेंशन में प्रोवाइड करता है, प्रोविडेंट फंड में, मान लीजिए कि एक पर्सन है उसको ये करना है कि जब मेरी जॉब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मेरी सेविंग्स हो जाए, तो उस टाइम में जो भी वो प्रोविडेंट फंड के अंदर, पेंशन के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है या फिर कोई जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है, तो इस टाइम में जो कंट्रीब्यूशन पे किया जाएगा वो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होगी कि वो उसको पे करे, वो जो वेजेस होगी उसी के अंदर से एक्ट होगा, कट होगा। और उसी के साथ जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है या फिर जो ट्रैवलिंग कंसेशन है वो दिया जाता है, वो भी एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होगी। वहीं पे जो एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर मान लीजिए कि वो कोई स्पेशल एक्सपेंसेस को कर रहा है, तो यहाँ पे उसके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जो है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, वीडियो बनाना मेरा क्या हो गया, एक तरीके से जॉब हो गया। उसमें क्या है कि मैं न्यू तरीके के स्किल्स डालने के लिए, थोड़ा क्रिएटिविटी डालने के लिए अगर मैं किसी ऐप वालों को पैसे दे रही हूँ, तो वो जो मैं अपना स्पेशलाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ, तो उसमें जो मेरा जो है, मान लीजिए जस्ट सिंपल कि टॉपर्स स्टॉप का कोई ओनर है, वो तो मुझे पैसे नहीं देगा ना कि भाई आपने अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ करी, मेरी क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सिंपल लेक्चर्स बनाते रहते। तो इस तरीके का अगर कोई जो स्पेशल एक्सपेंस किया जाएगा तो वो भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी नहीं होगी कि वो वेजेस के अंदर उसको पे करे। वहीं पे जो ग्रेट्युटी पे की जाएगी ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि सब क्लोजेस के अंदर दी गई है, वो भी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा दे या कम दे, जो अमाउंट डिस्कस होगा वहाँ पे वही आपको पे किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड, वो किस के ऊपर होती है, तो यहाँ पे डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, डिफरेंट जो सेक्टर ऑफ वर्किंग है उसके ऊपर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक अलग पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पे जो एवरी एम्प्लॉयर जो शैल बी रिस्पॉन्सिबल, फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर होता है फैक्ट्री का, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट होगी तो जो पर्सन एम्प्लॉयर होगा, मतलब कि एम्प्लॉयर ने सुपरविजन के लिए लगाया होगा किसी भी इंडस्ट्री के कंट्रोल के लिए, वो आपको वेजेस को पे करेगा। रेलवे के अंदर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जिस भी पर्सन को एडमिनिस्टर करेंगे एक लोकल एरिया के लिए, वो वेजेस पे करेगा। वहीं पे कॉन्ट्रैक्टर के केस में जो पर्सन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा, एक चार्ज देके कि आपको सिर्फ काम ही यही करना है कि आपको इनको देखना है कि ये काम सही कर रहे हैं और इनको वेजेस देनी है, तो वो आपको पे करेगा वेजेस। और अदर केसेस में कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है तो वो वेजेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस की बात करते हैं कि कितने टाइम पीरियड में आपको मिलनी चाहिए, तो 1 महीने से ज़्यादा जो है कोई भी टाइम पीरियड एक्सीड नहीं हो सकता पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए। हाँ, उससे पहले हो सकता है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, पर 1 महीने के अंदर तो देना ही देना है। वहीं पे क्या किया गया है कि कितने पर्सन किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है, उसी के अकॉर्डिंग जो है डे फिक्स किया गया है, डेट फिक्स की गई है जिसमें आपको सैलरी मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री है या फिर रेलवेज के अंदर है, उसके अंदर 1000 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयड कर रखा है, तो जो महीने का 7वां दिन होगा, 7th डे होगा मंथ का, उसमें सैलरी आपको मिल जाएगी। वहीं पे अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया गया है, तो 10 दिन से पहले, मतलब जो 10th डे होगा मंथ का, उससे पहले आपको सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे मतलब बेसिकली 3 डेज का डिले दे रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। और वहीं पर अगर आप किसी डॉग के
ऊपर, जेटी के ऊपर, माइन के अंदर, वर्फ के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड वर्किंग डे आपका होता है उसकी एक्सपायरी से पहले ही जो है वो आपका वेजेस आपको मिल जाएगी, या फिर जो है आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हुआ है तो उस केस में भी जो सेकंड वर्किंग डे होता है तब तक आपको आपकी वेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वेजेस जो हैं वो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे देनी हो, कि मतलब अभी तक तो उस पर्सन ने काम किया, अब आप उसको हटा रहे हैं, तो तब आपको तब जो आप हैं वो उस पर्सन को कितनी वेजेस देंगे। तो यहाँ पे सेकंड वर्किंग डे के एक्सपायरी से पहले जो है एम्प्लॉयमेंट का अगर टर्मिनेशन हो जाता है तो आप उसको वेजेस प्रोवाइड करेंगे उस टाइम की। ठीक है, और उसी टाइम में अगर मान लीजिए कि कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो क्लोज ही हो गई है किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे जो है एक वीकली और रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे को छोड़ के, ठीक है, अगर ऐसा कोई हॉलीडे आ जाता है उससे पहले, तो सेकंड वर्किंग डे के एक्सपायरी से पहले ही आपको एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी वेजेस होंगी वो उस पर्सन को प्रोवाइड करनी होगी। एग्जाम्पशंस यहाँ पे क्या क्या रखे गए हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के अंदर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं मिलनी चाहिए, उसने कुछ ऐसा काम करा है या फिर वो किसी ऐसी स्कीम के अंदर एनरोल है, तो फिर जो है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है कि आपको जो है पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं मिलेंगी। उसी के साथ जो है वर्किंग डे के ऊपर क्या आपको वेजेस मिलती हैं, तो यहाँ पे बेसिकली सब सेक्शंस दिए गए हैं इन सारे ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर, जो कि वर्किंग डे के लिए आगे आपका काम करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होनी चाहिए, सेक्शन 6 के अंदर ये दिया गया है। तो बेसिकली जो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है वो आपकी करेंसी कॉइन के अंदर या करेंसी नोट्स के अंदर होती है। अगर कोई पर्सन जो है वो कैश में नहीं लेना चाहता है तो उसको क्या देना होगा, एक राइटिंग ऑथोराइजेशन देना होगा, एम्प्लॉयड पर्सन का होगा ये, और फिर उसके बाद जो है उसको चेक के अंदर या क्रेडिट के थ्रू जो है उसके बैंक अकाउंट के अंदर वेजेस मिल जाएगी। फिर देखते हैं कि डिडक्शन कब कब होती है, किस किस कैटेगरी के अंदर होती है। तो जो डिडक्शंस होती है वो सेक्शन 7 से सेक्शन 13 के अंदर होती है। यहाँ पे हर पेमेंट जो होती है एम्प्लॉयड पर्सन की, जो एम्प्लॉयर से होती है उसके एजेंट को, वो डिडक्शन हो जाती है वेजेस की। बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक एम्प्लॉयर है जब वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है वेजेस, तो उस टाइम में वो जो भी पैसा काट रहा है वो डिडक्शन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि जो पेनल्टीज किसी भी पर्सन के ऊपर लगाई जाती है तो वो जो होगी वो डिडक्शन के अंदर नहीं आएगी, अगर उसका कोई एक स्पेसिफिक गुड रीज़न है कि पेनल्टीज इस पर्सन के ऊपर लगानी ज़रूरी ही थी, ये ऑफेंसिव माइंडसेट का है या ये गलत काम कर रहा है, तो पेनल्टीज जो होगी वो डिडक्शन के अंदर काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब कि डिडक्शन होगी इन केस ऑफ सफिशिएंट कॉज की, जो हमने बताया कि पेनल्टी की फॉर्म में, अगर मान लीजिए कि इंक्रीमेंट या फिर जो प्रमोशन है वो होल्ड किया जा रहा है या फिर डिमोशन किया जा रहा है, उस पर्सन का सस्पेंशन है उसके ऊपर कि किस तरीके से मतलब कि ये आगे किसी एस्टेब्लिशमेंट के वर्क को ख़राब कर सकता है, उस टाइम में पेनल्टीज जो उसके ऊपर लगाई जाएगी वो डिडक्शन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी। वहीं पे सेक्शन 7 के अंदर जो है ऑथोराइज डिडक्शंस की बात की गई है वेजेस के लिए। यहाँ पे बेसिकली एक्ट के अंदर डिडक्शंस जो की गई है उसको भी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले फाइन के फॉर्म में जो डिडक्शन की जाती है, गवर्नमेंट जो होती है उसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है कि इतना फाइन जो है आप वर्कर के ऊपर लगा सकते हैं। तो सेक्शन 8 के अंदर बेसिकली जो होगा कि जो भी वर्क प्रेमिसेस होगा तो जो एम्प्लॉयर होगा वो नोटिस बोर्ड के ऊपर एक फ़ाइन की लिस्ट लगा देगा कि किस पर्सन के ऊपर कितना फ़ाइन है और कितना उसकी सैलरी से यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट होगा। वहीं पे जो है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके ऊपर जो फ़ाइन लगाया जा रहा है इस रीज़न की वजह से लगाया जा रहा है, तो अगर आपको अपनी कोई क्लैरिफिकेशन आके देनी है तो आप दे सकते हैं। वहीं पर जो अमाउंट ऑफ फ़ाइन यहाँ पर लगाया जाता है वो एटलीस्ट 3% ऑफ हिज वेज होगा। ठीक है, तो जो सैलरी उसको मिल रही है उसका 3% अमाउंट जो होगा वो एज एन फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा। फाइन जो होता है वो अगर 15 साल से कम का बच्चा है, वो एम्प्लॉयड है आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो आप उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। फ़ाइन जो लगेगा वो हमेशा एक टाइम पे लगेगा और इंस्टॉलमेंट्स में कवर होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उसकी सैलरी से अमाउंट डिडक्ट कर ले, क्योंकि उससे तो उसके एक्सपेंसेस के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में होगा और हमेशा 60 डेज़ का एक टाइम लिमिट रखा जाएगा, पीरियड रखा जाएगा कि 60 डेज़ के अंदर ही जो फ़ाइन है वो रिकवर किया जाएगा। और वहीं पर
अगर मान लीजिए कि एक ऐसा डे है जिससे कि इस एक्ट को इम्पोज किया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर कुछ ओमिशंस हो सकती है तो एम्प्लॉय को वो कर देनी चाहिए ताकि उसका फ़ाइन ज़्यादा डिडक्ट ना हो। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई कॉमन फंड है, उसमें उस फाइन को क्या करना है, भेजना है, तो उस टाइम भी फाइन को डिडक्ट किया जा सकता है फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। ये आपका वेजेस के डिडक्शन में हो जाएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है, तो ये सेक्शन 9 के अंदर आपका आ जाएगा। तो क्या वेजेस का डिडक्शन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो एम्प्लॉयर होगा वो एक दिन के लिए या एनी पीरियड के लिए एम्प्लॉयर की सैलरी को डिडक्ट कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि एक पर्सन है वो एक पूरे दिन के लिए नहीं आता है, वो पार्ट टाइम वर्क के लिए आता है, तो जो 5 घंटे की उसकी सैलरी बनती है या उसको पर आवर के अकॉर्डिंग जो है पैसे दिए जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयर होगा एक दिन की या फिर उस स्पेसिफिक पीरियड की जो सैलरी होगा उसको कट कर लेगा। वहीं पर जो इसका सम जो होगा वो बेसिकली उतना ही होगा कि जितना उसको सैलरी मिलती है उतने घंटे की। ऐसा नहीं है कि आप ये कह के कि आप आए नहीं थे और उसकी सैलरी का ज़्यादा अमाउंट कट कर ले, उतना ही अमाउंट कट होगा जो कि उस टाइम उसको पे किया जाएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए कि जो एम्प्लॉई है वो खुद ही मतलब काम करने से मना कर देता है कि नहीं मेरे को आज काम नहीं करना है, तो फिर जो है वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी माना जाएगा और उस टाइम उनका जो है सैलरी डिडक्शन होगा। अगर 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन जो है वो एक साथ एब्सेंट हो जाते हैं, कोई रीज़न नहीं देते हैं, कोई नोटिस नहीं देते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो पर्सन एब्सेंट हुए हैं उन सबकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई डैमेज या फिर लॉस होता है, कोई जो पर्सन है वो खुद इंटेंशन से या अनइंटेंशनली फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट का कोई लॉस कर देता है, तो सेक्शन 10 के अंदर उसका डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे बेसिकली पहले तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप एक्सप्लेन करें रीज़न कि किस वजह से ये डैमेज जो है या फिर लॉस है वो हुआ है। वहीं पे फिर एक चीज़ की गई कि अगर मान लीजिए उसने एक्सप्रेस कर दिया और वो लायबल हुआ कि उसको जो भी डैमेज है उसका अमाउंट पे करना है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो डिडक्शन यहाँ पे होगी वो उतनी ही अमाउंट की होगी जितने की वो चीज़ थी या फिर वो जो लॉस हुआ था। मान लीजिए कि अगर उसने एक मशीन में कुछ पार्ट को तोड़ दिया, उस मशीन के पार्ट की 20 रुपये कीमत थी, तो उसकी सैलरी से 20 रुपये ही डिडक्ट होंगे, 30 रुपये या 10 रुपये डिडक्ट नहीं होंगे। और जितनी भी डिडक्शंस की जा रही है उस पर्सन की सैलरी से, उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन के थ्रू, ताकि उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन रह सके। वहीं पे कि जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है उसको जो सर्विस दी जा रही है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो सर्विस दी जा रही है उसमें क्या क्या डिडक्शन होता है वो सेक्शन 11 के अंदर आता है। तो सबसे पहले बात आती है हाउस एकोमोडेशन की। तो अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर है, उसने किसी वर्कर को रखा, उसने कहा कि जो है मैं ही आपको हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइड करूँगा, पर मैं आपके सैलरी में से छोटा सा पार्ट जो है उस एकोमोडेशन की एज एन फीस या एज एन चार्ज कट कर लूँगा, तो वो क्या हो गई, आपकी डिडक्शन फॉर होम अकोमोडेशन हो गई। यहाँ पे जो अकोमोडेशन होता है एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है और छोटा सा अमाउंट डिडक्शन का कट कर लिया जाता है। फिर आता है डिडक्शन फॉर एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय को मान लीजिए कि ट्रैवल सर्विस या मेडिकल सर्विस, एजुकेशन सर्विस कुछ भी हो सकती है, तो इस तरीके की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर हम मेडिकल सर्विस को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो वो पर्सन था, जो वर्कर था, उसको बुखार हुआ और उसके डिस्पेंसरी में लग गए 50 रुपये, तो जो ये डिडक्शन होगा मतलब कि 50 रुपए का, ये किसके थ्रू किया जाएगा, उस एम्प्लॉयर के थ्रू कर दिया जाएगा कि भाई पहले मैंने आपको कहा था कि आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट की डिस्पेंसरी में आइए, काम कर अपना जो भी आपको हेल्थ कंडीशन चाहिए आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, 50 रुपये वहाँ पे लगेंगे, तो अब मैं वो 50 रुपये काट के ही आपको फिर सैलरी दूंगा। तो इस तरीके की सर्विसेज के लिए भी डिडक्शन हो सकती है। वहीं पे अगर कोई एडवांस दिया गया है, जैसे कि जब आपको एम्प्लॉय किया गया तो आपको क्या कहा गया कि 10,000 रुपये मैं अभी आपको एडवांस दे देता हूँ, तो जब आप उस जॉब को छोड़ के जा रहे होते हैं तो आपको जो सैलरी दी जाती है वो 10,000 रुपये काट के दी जाएगी। ये नहीं है कि उस 10,000 को मिला के दे दी जाएगी, क्योंकि वो आपको एडवांस में पहले मिल चुका है अंडर सेक्शन 12। तो यहाँ पे जो एडवांस पे किया जाता है एम्प्लॉय का बिफोर एम्प्लॉयमेंट, वो जो होगा वो रिकवर कर सकता है फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस के बाद, और एडवांस का जो भी या फिर बेसिकली जो भी अमाउंट दिया गया है वो सारा रिकवर हो सकता है। पर यहाँ पे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर लोन्स की रिकवरी के लिए डिडक्शन होती है, तो सेक्शन 7 के अंदर ये बात की गई है। इसमें बेसिकली कहा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने वर्कर्स को लोन प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, तो उस लोन की रिकवरी विद इंटरेस्ट की, मतलब कि कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेगी वो पर्सन, क्या कहेगा कि आप
जो है मेरी सैलरी से ही उस लोन के अमाउंट को और इंटरेस्ट को कट करते रहिए और जो रिमेनिंग सैलरी होगी फिर आप उस वर्कर को दे देंगे, ताकि कोई इशू भी ना रहे एज सच। और ये जो होगा बेसिकली, और मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा फंड बनाया गया वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए, वहाँ से लोन्स मिला है या वहाँ पे फंड देना है, तो उस टाइम भी इस तरीके के डिडक्शन हो सकते हैं। वहीं पे अगर मान लीजिए कि हाउस बिल्डिंग लोन जो था वो किसी वर्कर ने लिया था, वही वाली सेम चीज़ है कि जब सैलरी मिलेगी तो वो जो हाउस बिल्डिंग लोन होगा उसका अमाउंट और जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। वहीं पर मान लीजिए कि जो सैलरी आपको दी जाती है तो उसमें से इनकम टैक्स कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, स्लैब के अंदर आ जाते हैं, तो उस टाइम में जो एम्प्लॉयर होगा वो उसकी लायबिलिटी होगी कि वो जब आपको सैलरी दे रहा है तो वो पहले ही जो इनकम टैक्स का अमाउंट है वो डिडक्ट करे, और कितने महीने का, जो कि 12 महीने की एम्प्लॉयमेंट के अंदर अमाउंट हुआ है डिडक्ट, वो कट करके फिर आपको वेजेस प्रोवाइड करेगा। और अगर मान लीजिए कि जो कोर्ट है उसने कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया, जैसे अभी आपने देखा ना था कि जब कोरोना आया था तो जो एमपी थे और जो एमएलएस थे उन्होंने कहा था कि हमारी जो वेजेस है वो थोड़ी थोड़ी कट कर लीजिए और आप फंड्स में डाल दीजिए। तो इस तरीके का मान लीजिए कि कोई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उस टाइम में डिडक्शन जो है वो वेजेस से आपके हो सकती है। उसी के अलावा जो है, अगर मान लीजिए कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसमें से प्रोविडेंट फंड का कुछ सिस्टम है, कुछ करना है, प्रोविडेंट फंड में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पेमेंट का डिडक्शन हो सकता है फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 और अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो भी कंडीशंस होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर, वो सारी की सारी इंप्लीमेंट होंगी। वहीं पे अगर मान लीजिए कि आपने किसी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर एनरोल कर रखा है, तो उस टाइम भी जो भी आपका प्रीमियम भरा जाएगा वो प्रीमियम जो होगा वो आपके एम्प्लॉयर के थ्रू कट कर लिया जाएगा। और वहीं पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वही वाली चीज़ आ गई कि कोई रिटर्न ऑथराइजेशन आती है एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ अपनी कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपका डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो किसी सेविंग स्कीम में उस पर्सन ने एनरोल कर रखा है पोस्ट ऑफिस की, तो जो भी सेविंग स्कीम का अमाउंट जाता है तो वो उसकी सैलरी से अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए कि वो किसी फंड में कंट्रीब्यूशन देना चाहता है और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा कि ठीक है, ये जो फंड है ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही क्रिएट हुआ है किसी भी वेलफेयर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप जो भी मेरी सैलरी देंगे तो पहले आप फंड में उस पैसे को डाल दीजिए और उसके बाद जो है आप मेरे को मेरी सैलरी डिडक्ट करके दे दीजिए। और उसी के साथ अगर वो किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर है और वहाँ पे फीस पे की जाती है, तो वो जो फीस है वो डिडक्ट हो जाएगी आपके वेजेस से। तो ये सारी जो डिडक्शंस है ये आपको याद रखनी है कि ये एक रिटर्न ऑथराइजेशन से होंगी फॉर बाय द एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, अब ये सॉरी यही हो गया, लॉसेस हो गया आपके। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट जो है ये वाला देखिए कि जैसे अभी हमने देखा था कि डिज़ास्टर जो रिलीफ फंड था उसके अंडर जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन थे, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ अमाउंट दिया था। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करना होता है तो ऑथोराइज्ड पर्सन जो होता है वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है, वेजेस के थ्रू कर सकता है। वहीं पे लिमिटेशंस क्या लगाई गई है डिडक्शंस के ऊपर, डिडक्शन जो होगा वो बेसिकली अगर डिडक्शन होली हो रहा है, पार्शली हो रहा है फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 75% ऑफ वेजेस का हो सकता है। मतलब अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई डिडक्शन कर रहे हैं तो आपकी जो वेजेस होती है उसका मैक्सिमम 75% हो सकता है। और उसके अलावा जो 50 मतलब कि उसके अलावा जो केसेस है उसमें से 50% जो आपकी वेजेस होगी उसका डिडक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सेक्शन 13 के अंदर क्या कहा गया है कि जो भी डिडक्शन आप कर रहे हैं, जो भी आप पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक रजिस्टर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्सन की डिटेल है वो भी रजिस्टर के अंदर मेंटेन होगी, किस तरीके का नेचर ऑफ वर्क वो परफॉर्म करता है, क्या वेजेस उसको दी जाती है, जो डिडक्शन होता है उनकी वेजेस का वो किस तरीके से होता है, क्या उनको रिसिप्ट मिली है, पर्टिकुलर जो भी प्रिस्क्राइब्ड होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको रजिस्टर के अंदर मेंटेन करनी होगी। और ये जो रजिस्टर और जो रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं ये एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए मेंटेन करने होंगे अवेलेबल, जो कि इंस्पेक्शन के टाइम में फिर काम आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने वेजेस एक्ट को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ का सिर्फ टॉपर स्टॉप जो है वो फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसी के साथ यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन आ गई है तो उसका भी जल्दी ही कोर्स शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।